लाल ग्रह, जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्यमयी ग्रह की परिक्रमा करने वाले दो छोटे छोटे चांद फोबोस और डीमोस भी उतने ही रहस्यमयी हैं। ये दोनों उपग्रह, जो दिखने में छोटे और अनियमित आकार के पत्थरों के टुकड़े जैसे लगते हैं, अपनी प्रकृति और उत्पत्ति को लेकर दशकों से वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय रहे हैं। जब हम सौरमंडल के अन्य ग्रहों के उपग्रहों को देखते हैं, तो वे आम तौर पर गोलाकार और नियमित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, लेकिन फोबोस और डीमोस इस नियम के अपवाद हैं। फोबोस, जो मंगल के सबसे करीब है, हर 7 घंटे 29 मिनट में मंगल की परिक्रमा पूरी कर लेता है, जो किसी भी अन्य उपग्रह से कहीं ज्यादा तेज है। इसकी कक्षा भी धीरे धीरे मंगल के करीब आ रही है और वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 करोड़ साल बाद यह मंगल से टकराकर खत्म हो जाएगा। डीमोस, जो मंगल से दूर है, एक धीमी और स्थिर कक्षा में परिक्रमा करता है, लेकिन इसका आकार भी अनियमित है और यह अपनी अक्ष पर स्थिर नहीं है, जिससे इसकी गति और स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि फोबोस और डीमोस मंगल के गुरुत्वाकर्षण में फंसे हुए क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स हैं। उनका तर्क है कि ये दोनों उपग्रह अपनी प्रकृति में क्षुद्र ग्रहों जैसे हैं और इनकी अनियमित कक्षाएं भी इस बात का संकेत देती हैं। लेकिन इस सिद्धांत पर सवाल उठाने वाले भी कम नहीं हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों चांद कृत्रिम उपग्रह हैं, जो किसी अन्य सभ्यता द्वारा बनाए गए थे और जिन्हें जानबूझकर मंगल की परिक्रमा करने के लिए रखा गया था। इस सिद्धांत को हवा तब मिली जब सोवियत संघ ने 1960 के दशक में फोबोस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक मिशन भेजा, लेकिन वह विफल रहा। वहीं अमेरिका का मार्स ऑर्बिटर भी फोबोस और डीमोस के बारे में जानकारी जुटाने में असमर्थ रहा। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि फोबोस की कक्षा मंगल की भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। यह एक ऐसा संयोग है जिसे वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझा पाए हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये दोनों चांद, जो दिखने में सिर्फ पत्थरों के टुकड़े लगते हैं, वे हमारे ब्रह्मांड और उसमें जीवन के बारे में हमारे विचारों को चुनौती देते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री इन्हीं रहस्यों की परतें खोलकर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां हर पत्थर के पीछे एक कहानी और हर कहानी में एक सवाल है। जिस तरह हमारा एक चांद, वैसे मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों आकार में बिल्कुल नियमित गोल नहीं हैं, बल्कि अजीब और अनियमित रूप धारण किए हुए हैं। इनकी खोज अमेरिकी खगोल शास्त्री असैफ हॉल ने अगस्त 1877 में की थी। इनका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के जुड़वां पात्रों फोबोस, जो भय और घबराहट का प्रतीक है, और डीमोस, जो आतंक और डर का प्रतीक है, पर रखा गया। यह दोनों पात्र युद्ध के देवता एरीज, रोमन पौराणिक कथाओं में जिसे मंगल कहा जाता है और इसी से ग्रह का नाम पड़ा, के साथ युद्ध भूमि में जाते थे। हम मंगल के चांद के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि इनके नाम के पीछे की क्या कहानी है। मंगल ग्रह के 2 छोटे से चांद हैं, फोबोस और डीमोस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन रहस्यमयी उपग्रहों के नाम आखिर क्यों ऐसे रखे गए? इसकी कहानी सीधे जुड़ी है प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से। दरअसल ग्रीक मान्यताओं में युद्ध के देवता एरीज थे, जिन्हें रोमन लोग मंगल कहते थे, और युद्ध की ज्वाला में जब भी एरीज उतरते थे तो उनके साथ 2 अदृश्य शक्तियां हमेशा मौजूद रहती थीं। एक थी फोबोस, जो भय और घबराहट का प्रतीक मानी जाती थी, और दूसरी थी डीमोस, जो आतंक और दहशत का रूप थी। कहा जाता है कि जब युद्ध भूमि पर सैनिकों के दिल कांपने लगते, पैरों से जमीन खिसकने लगती और मन में बेचैनी भर जाती, तो वह फोबोस की छाया होती, और जब अराजकता फैलकर आतंक हर ओर छा जाता, तो समझो डीमोस वहां मौजूद होता। इसी पौराणिक कथा से प्रेरित होकर अमेरिकी खगोल शास्त्री असैफ हॉल ने
जब अगस्त 1877 में मंगल ग्रह के इन 2 चंद्रमाओं की खोज की तो उन्होंने उनके नाम फोबोस और डिमोस रख दिए। इस तरह ये दोनों छोटे अनियमित आकार वाले चंद्रमा केवल खगोलीय पिंड नहीं रहे, बल्कि वे प्राचीन मिथकों और मानव कल्पनाओं का जीता जागता प्रतीक बन गए। आज जब हम उन्हें दूरबीनों या अंतरिक्ष यानों से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब भी वे अपने पिता मंगल के साथ युद्ध के आकाशीय मैदान में डटे हों, एक भय का दूत बनकर और दूसरा आतंक की छाया बनकर। पृथ्वी के चांद की तुलना में मंगल के चंद्रमा फोबोस और डिमोस बहुत छोटे हैं। फोबोस का व्यास 22.2 किलोमीटर 13.8 मील है और इसका द्रव्यमान लगभग 1.08 गुणा 10 की घात 16 किलोग्राम है। वहीं डिमोस का आकार और भी छोटा है। इसका व्यास 12.6 किलोमीटर 7.8 मील और द्रव्यमान लगभग 1.5 गुणा 10 की घात 15 किलोग्राम है। कक्षाओं की बात करें तो फोबोस मंगल के बेहद करीब चक्कर लगाता है। इसकी अर्ध प्रमुख धुरी 9,377 किलोमीटर 5,827 मील है और यह मात्र 7.66 घंटे में मंगल का एक चक्कर पूरा कर लेता है। डिमोस की कक्षा अपेक्षाकृत दूर है। इसकी अर्ध प्रमुख धुरी 23,460 किलोमीटर 14,580 मील है और यह 30.35 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करता है। जहां तक इनके उद्गम की बात है, वैज्ञानिकों के सामने 2 बड़े सिद्धांत हैं। पहला यह मानता है कि ये चंद्रमा मंगल ग्रह से ही उत्पन्न हुए, शायद किसी विशाल टक्कर की घटना से जिसने मार्शियन डाइकोटॉमी और बोरेलिस बेसिन को जन्म दिया। दूसरा सिद्धांत कहता है कि ये मूल रूप से क्षुद्र ग्रह थे जिन्हें मंगल ने अपने गुरुत्वाकर्षण से पकड़ लिया। मौजूदा वैज्ञानिक आंकड़े दोनों ही संभावनाओं से मेल खाते हैं, लेकिन आने वाले सैंपल रिटर्न मिशन ये तय कर सकते हैं कि इन दोनों में से सही व्याख्या कौन सी है। जब बृहस्पति के चांदों की खोज हुई, उसी समय से वैज्ञानिकों के मन में यह प्रश्न उठने लगा था कि क्या मंगल के पास भी अपने उपग्रह हो सकते हैं। खगोल विज्ञान के शुरुआती दिनों में यह कल्पना अंधेरे आकाश में टिमटिमाते रहस्यों जैसी थी। सन 1614 में गैलीलियो गैलीली ने जब अपनी दूरबीन से आकाश को देखा तो उन्हें शनि ग्रह के किनारों पर अजीब से उभार दिखाई दिए। वे वास्तव में शनि के छल्ले थे, लेकिन उस समय किसी को इसका ज्ञान नहीं था। अपनी खोज को गुप्त रखने के लिए गैलीलियो ने एक रहस्यमय एनाग्रासिया प्रोल्स, जिसका अर्थ था सलाम हे उग्र जुड़वां मंगल के पुत्र। इस गलतफहमी ने पहली बार यह विचार जन्म दिया कि शायद मंगल के पास भी 2 चंद्रमा होंगे, और सचमुच लगभग 250 साल बाद असैफ हॉल ने उन 2 रहस्यमय उपग्रहों फोबोस और डिमोस की खोज कर ली। 17वीं शताब्दी के खगोल शास्त्र ने मानव कल्पना को एक नई दिशा दी थी। केपलर के नियमों ने ग्रहों की गति को समझने का मानो रहस्य खोल दिया था, और शायद इसी से प्रेरित होकर 18वीं शताब्दी में एक व्यंग्यकार ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सन 1726 में जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी प्रसिद्ध रचना गुलिवर्स ट्रैवल्स लिखी। इसके तीसरे भाग, तीसरे अध्याय वॉयेज टू लाप्यूटा में वे मंगल ग्रह के बारे में एक चौंकाने वाला विवरण देते हैं। वहां के खगोल शास्त्री दावा करते हैं कि मंगल के 2 उपग्रह हैं जो ग्रह के व्यास से 3 और 5 गुना दूरी पर परिक्रमा कर रहे हैं और जिनकी कक्षीय अवधि क्रमशः 10 घंटे और 21.5 घंटे है। यह बात उस समय केवल कल्पना मानी गई, लेकिन सच्चाई और भी अद्भुत थी। एक सदी से भी अधिक बाद 1877 में जब असैफ हॉल ने फोबोस और डिमोस की खोज की तो सभी दंग रह गए। वास्तव में फोबोस मंगल से लगभग 1.4 गुना व्यास की दूरी पर है और डिमोस लगभग 3.5 गुना व्यास पर। उनकी कक्षीय अवधि भी बेहद नजदीक निकली। फोबोस मात्र 7.66 घंटे में एक चक्कर लगाता है, जबकि डिमोस 30.35 घंटे में। 20वीं शताब्दी में सोवियत वैज्ञानिक वी.जी. परमिनोव ने यहां तक अटकल लगाई
कि शायद स्विफ्ट को किसी प्राचीन मार्शियन अभिलेख का पता चला हो, जिसे उन्होंने समझकर अपनी किताब में छिपा दिया। लेकिन ज्यादातर खगोलविद मानते हैं कि स्विफ्ट केवल उस समय की एक सामान्य तर्क श्रृंखला का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी का 1 है और बृहस्पति के 4 हैं, तो मंगल के पास 2 होने चाहिए। और चूंकि वे अब तक खोजे नहीं गए थे, इसका मतलब यह था कि वे बहुत छोटे और मंगल के करीब होंगे। 1752 में वोल्टेयर ने अपनी प्रसिद्ध लघु कहानी माइक्रोमेगास लिखी। यह कहानी एक ऐसे परग्रही यात्री की है जो पृथ्वी पर आता है, और इसमें भी मंगल के 2 चंद्रमाओं का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि वोल्टेयर पर यह प्रभाव सीधा जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रैवल्स से पड़ा था। इन साहित्यिक भविष्यवाणियों और कल्पनाओं को सम्मान देने के लिए आधुनिक खगोल शास्त्र ने भी अपनी छाप छोड़ी है। डिमोस पर मौजूद 2 क्रेटरों के नाम स्विफ्ट और वोल्टेयर रखे गए हैं। वहीं फोबोस पर भी साहित्य की छाप दिखाई देती है। यहां एक क्षेत्र को लाप्यूटा रेजियो कहा जाता है और एक समतल भूमि का नाम है लागाडो प्लैनेटिया। ये दोनों नाम सीधे गुलिवर्स ट्रैवल्स से लिए गए हैं। लाप्यूटा एक काल्पनिक उड़ने वाला द्वीप और लागाडो काल्पनिक देश बल्निबार्बी की राजधानी। इतना ही नहीं, फोबोस पर मौजूद कई अन्य क्रेटरों के नाम भी गुलिवर्स ट्रैवल्स के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। इस तरह विज्ञान और साहित्य की ये अद्भुत कड़ियां हमें यह याद दिलाती हैं कि मानव कल्पना कभी कभी भविष्य की खोजों का नक्शा पहले ही खींच देती है। सन 1877 की गर्मियों में वॉशिंगटन D.C. के नेवल ऑब्जर्वेटरी में एक खगोल शास्त्री रात दर रात आकाश की ओर देख रहा था। उसका नाम था असैफ हॉल और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मंगल के पास भी अपने चांद हैं? वह जानता था कि बृहस्पति के 4 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, शनि के छल्ले भी सामने आ चुके हैं, तो फिर मंगल खाली कैसे हो सकता है? यह सवाल उसे बेचैन करता रहा और उसने ठान लिया कि चाहे जितनी रातें बीत जाएं, वह खोज पूरी किए बिना चैन नहीं लेगा। 10 अगस्त की रात हॉल ने अपनी दूरबीन से मंगल को देखा। ग्रह के किनारे पर उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, मानो कोई छोटा सा प्रकाश बिंदु मंगल के पास तैर रहा हो। वह यकीन से कह सकता था कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं, बल्कि शायद वही है जिसकी तलाश वह कर रहा था। लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। नदी से उठती घनी धुंध ने जल्द ही आकाश को ढक लिया और वह उस बिंदु को साफ देख भी नहीं पाया। कुछ ही क्षण की झलक उसकी आंखों में रह गई और कई दिनों तक आसमान बादलों से ढका रहा। हॉल ने हार नहीं मानी। 11 अगस्त की रात उसने फिर कोशिश की, लेकिन बार बार की जांच में कुछ हाथ नहीं आया। और जब कई घंटों बाद उसने फिर दूरबीन लगाई तो वही धुंधला प्रकाश फिर से दिखा। उसने तुरंत उसका स्थान दर्ज किया, लेकिन फिर से धुंध छा गई और काम अधूरा रह गया। ये असफलताएं किसी भी साधारण व्यक्ति को हतोत्साहित कर देती, मगर हॉल को नहीं। उसने हर रात आसमान के साफ होने का इंतजार जारी रखा। 15 अगस्त को मौसम थोड़ा साफ हुआ। उसने वेधशाला में रात बिताई, लेकिन तेज आंधी और गरज चमक के बीच वातावरण इतना अस्थिर था कि मंगल चमकते हुए गोले की तरह थरथरा रहा था और उस चमक के बीच कोई उपग्रह देखना असंभव था। एक और निराशा। लेकिन अगले दिन 16 अगस्त की रात किस्मत ने उसका साथ दिया। वही धुंधला सा बिंदु फिर से दिखा और इस बार स्पष्ट था कि यह मंगल के साथ साथ चल रहा है। यह साधारण तारा नहीं था, यह निश्चित रूप से एक उपग्रह था। हॉल अब तक चुपचाप यह खोज कर रहा था, किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन उस रात उसने अपने सहायक जॉर्ज एंडरसन से कहा कि शायद उसने मंगल का चांद खोज लिया है। उसने उसे चेताया कि किसी से एक शब्द न कहे, क्योंकि जब तक बात पूरी तरह पक्की न हो, यह राजगुप्त रहना चाहिए। परंतु जैसे हर बड़ी खोज में होता है, उत्साह को दबाए रखना मुश्किल था। 17 अगस्त की रात जब वह अपने आंकड़े लिख रहा था, तभी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री प्रोफेसर न्यूकॉम्ब उसके कमरे में आ गए।
हॉल ने उनसे बातचीत में वह डेटा साझा किया और उन्हें वह धुंधला प्रकाश दिखाया। न्यूकॉम्ब ने भी मान लिया कि यह वस्तु मंगल के साथ गतिशील है और निश्चित रूप से उपग्रह हो सकती है। उसी रात जब हॉल आकाश की ओर देख रहा था तो एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। मंगल के पास एक और प्रकाश बिंदु दिखाई दिया और जल्द ही यह साफ हो गया कि यह दूसरा उपग्रह है जो पहले वाले से भी नजदीक चक्कर लगा रहा था। इस प्रकार 17 और 18 अगस्त की लगातार टिप्पणियों ने सभी संदेहों को मिटा दिया। मंगल के दोनों चंद्रमा अब दूरबीन में साफ साफ दिख रहे थे। एडमिरल रॉजर्स ने इनकी खोज की सार्वजनिक घोषणा की और दुनिया को पता चला कि लाल ग्रह के चारों ओर दो छोटे से अनियमित आकार के उपग्रह घूम रहे हैं। उनके नाम रखे गए ग्रीक पौराणिक कथाओं से फोबोस यानी भय और घबराहट का प्रतीक और डिमोस यानी आतंक और डर की छाया। क्या गजब है कहानी। मंगल के चांदों की खोज जिस दूरबीन से हुई थी वह थी एक विशाल 26 इंच 66 सेंटीमीटर का रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप यानी लेंस वाली दूरबीन, जो उस समय वॉशिंगटन D.C के फॉगी बॉटम क्षेत्र में स्थित थी। यही दूरबीन असैफ हॉल की आंख बन गई थी, जिसके सहारे उसने मंगल के चांदों की धुंधली झलक पकड़कर इतिहास बदल दिया। बाद में इस दूरबीन के लेंस को दोबारा लगाया गया और इसे एक नए गुंबद में स्थानांतरित किया गया, जहां यह आज भी सुरक्षित मौजूद है, मानो खोज की उस ऐतिहासिक रात की गवाह बनकर खड़ी हो। जहां तक नामों की बात है तो शुरू में इन्हें फोबस और डिमस लिखा गया था। ये नाम सुझाए थे हेनरी मैडन, जो ईटन स्कूल में विज्ञान के अध्यापक थे। उन्होंने यह नाम होमर की इलियड की 15वीं पुस्तक से लिया, जहां युद्ध के देवता एरीज अपने साथ भय, फोबोस और आतंक डीमोस को युद्ध भूमि में बुलाते हैं। बाद में ये दोनों नाम ही आधिकारिक रूप से मंगल के चांदों के लिए मान्य हो गए। दिलचस्प बात यह है कि हेनरी मैडन के परिवार की ही एक और पीढ़ी ने इतिहास रचा। उनके भाई की पोती वेनेशिया बर्नी ने ही वह नाम सुझाया, जिसने आगे चलकर एक और रहस्यमयी ग्रह को पहचान दी, प्लूटो। यानी मंगल के चांदों से लेकर प्लूटो तक खगोलीय नामों की इस अद्भुत परंपरा में एक ही परिवार की छाप अमर हो गई। अगर हम मंगल की सतह से, खासकर उसकी भूमध्य रेखा के पास खड़े होकर फोबोस को देखें तो वह हमें लगभग चांद जितना बड़ा दिखेगा, लेकिन असल में यह चांद के 1/3 जितना ही बड़ा लगेगा। जब यह क्षितिज से निकलता है तो इसका आकार लगभग 8 मिनट का होता है और जब यह सिर के ऊपर आता है तो लगभग 12 मिनट का हो जाता है। क्योंकि फोबोस मंगल के बहुत पास घूमता है, इसलिए जैसे जैसे कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से दूर होकर ध्रुवों की तरफ जाएगा, यह छोटा दिखने लगेगा और आखिर में नजर ही नहीं आएगा। इसी वजह से मंगल के ध्रुवीय इलाकों से फोबोस दिखाई नहीं देता। डीमोस इसके मुकाबले बहुत छोटा लगता है। यह आसमान में ऐसे दिखेगा जैसे कोई चमकीला तारा या ग्रह, कुछ कुछ वैसे ही जैसे हमें पृथ्वी से शुक्र ग्रह दिखाई देता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा। इसका आकार लगभग 2 मिनट का होता है। इसके मुकाबले मंगल से दिखने वाले सूरज का आकार लगभग 21 मिनट का होता है। इस वजह से मंगल पर कभी भी पूरा सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि फोबोस और डीमोस इतने छोटे हैं कि वे सूरज को पूरी तरह नहीं ढक सकते। लेकिन खास बात यह है कि फोबोस पर लगभग हर रात चंद्र ग्रहण होता है, जब वह मंगल की छाया में पूरी तरह गायब हो जाता है। मंगल के चांद फोबोस और डीमोस की चाल बिल्कुल अलग है हमारी पृथ्वी के चांद से। फोबोस बहुत तेज है। यह पश्चिम से निकलता है, पूरब में डूबता है और फिर सिर्फ 11 घंटे में दोबारा उग आता है। यानी मंगल पर खड़ा कोई व्यक्ति एक ही दिन में फोबोस को कई बार देख सकता है। दूसरी ओर डीमोस धीरे धीरे चलता है। यह पूर्व से ही निकलता है, लेकिन इतना धीमा है कि इसे पश्चिम में डूबने में लगभग 2.5 दिन लग जाते हैं। दोनों चांद हमेशा मंगल की ओर अपना एक ही चेहरा दिखाते हैं, जैसे हमारा चांद हमेशा पृथ्वी को एक ही ओर दिखाता है।
फोबोस मंगल के बहुत पास घूम रहा है और यह मंगल की घुमाव गति से भी तेज है। इस वजह से मंगल का गुरुत्वाकर्षण इसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। आने वाले समय में फोबोस इतना करीब आ जाएगा कि वह मंगल की गुरुत्वीय सीमा, जिसे रोश सीमा कहते हैं, के अंदर पहुंचकर या तो टूट जाएगा और मंगल पर गिर पड़ेगा या फिर मंगल के चारों ओर एक छल्ला रिंग बना देगा। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर कुछ गड्ढों की कड़ियां देखी हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि शायद पहले भी मंगल के कुछ छोटे छोटे चांद थे जो फोबोस जैसी ही किस्मत झेल चुके हैं और मंगल से टकराकर खत्म हो गए। डीमोस की कहानी अलग है। यह मंगल से काफी दूर है, इसलिए धीरे धीरे और दूर जा रहा है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे हमारा चांद पृथ्वी से हर साल थोड़ा थोड़ा दूर होता जा रहा है। मंगल के चांदों की असली उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों में इस पर अब तक सहमति नहीं बनी कि फोबोस और डीमोस कहां से आए। दोनों चांदों की बनावट और गुणधर्म कार्बन से भरपूर सी टाइप एस्ट्रॉयड से बहुत मिलते जुलते हैं। उनकी चमक, अल्बीडो, घनत्व और स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सी टाइप या डी टाइप क्षुद्र ग्रहों के होते हैं। इस समानता के आधार पर एक लोकप्रिय विचार यह है कि शायद ये दोनों चांद कभी एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकले हुए क्षुद्र ग्रह थे जिन्हें मंगल ने अपने गुरुत्व से पकड़ लिया। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। जब कोई पिंड इस तरह पकड़ में आता है तो उसकी कक्षा बहुत अंडाकार एक्सेंट्रिक होती है और उसका झुकाव भी अलग होता है, जबकि फोबोस और डीमोस की कक्षाएं लगभग गोलाकार हैं और वे मंगल के भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल प्लेन के बिल्कुल साथ साथ घूमते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये पकड़े गए एस्ट्रॉयड हैं तो किसी न किसी प्रक्रिया ने उनकी कक्षा को गोलाकार बनाया और उन्हें मंगल की भूमध्य रेखा के साथ मिला दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह काम मंगल के पुराने वातावरण के घर्षण और ज्वारीय बलों टाइडल फोर्सेस के संयोजन से हुआ होगा। फिर भी सवाल यह है कि क्या डीमोस के लिए इतना समय और परिस्थितियां उपलब्ध थीं? क्योंकि मंगल का वर्तमान वातावरण बहुत पतला है और वह इतनी बड़ी वस्तु को जैसे फोबोस को केवल वायुगति ब्रेकिंग से पकड़ नहीं सकता। एक और दिलचस्प विचार वैज्ञानिक जोफ्री लैंडिस ने दिया। उन्होंने कहा कि अगर यह कोई अकेला क्षुद्र ग्रह नहीं बल्कि एक डबल एस्ट्रॉयड, बाइनरी एस्ट्रॉयड था, तो मंगल के पास आते समय ज्वारीय बलों ने उसे दो टुकड़ों में बांट दिया होगा। उन टुकड़ों में से एक फोबोस बना और दूसरा डीमोस, और इस तरह दोनों मंगल के स्थायी चांद बन गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि फोबोस असल में कोई पकड़ा हुआ क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड नहीं है, बल्कि यह सौर मंडल की दूसरी पीढ़ी का पिंड हो सकता है। यानी मंगल के बनने के बाद यह उसके चारों ओर की कक्षा में धीरे धीरे इकट्ठा हुई सामग्री से बना होगा, न कि उसी जन्म बादल बर्थ क्लाउड से जिससे मंगल बना था। एक और दिलचस्प परिकल्पना कहती है कि मंगल के चारों ओर कभी बहुत सारे छोटे छोटे चंद्रमा जैसे पिंड रहे होंगे। ये सब शायद किसी विशाल ग्रहाणु प्लैनेटसाइमल के मंगल से टकराने पर कक्षा में फेंक दिए गए टुकड़े थे। बाद में उन्हीं में से कुछ टुकड़े आज फोबोस और डीमोस बनकर टिके रह गए। वैज्ञानिकों ने फोबोस के अंदर झांकने की कोशिश भी की है। उसके घनत्व डेंसिटी लगभग 1.88 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मापा गया है। इसका मतलब यह है कि उसकी भीतरी बनावट बहुत ढीली और छिद्रयुक्त पोरस है। लगभग 25 से 35% हिस्सा खाली जगहों वॉइड्स से भरा है। यह गुण किसी सामान्य क्षुद्र ग्रह से मेल नहीं खाता। इसके अलावा जब फोबोस का अध्ययन थर्मल इंफ्रारेड में किया गया तो पता चला कि उसकी सतह पर फिलोसिलिकेट्स नामक खनिज मौजूद हैं। यही खनिज मंगल की सतह पर भी पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोबोस का स्पेक्ट्रा किसी भी झात कॉन्ड्राइट उल्कापिंड चॉन्ड्राइट मीटियोराइट से मेल नहीं खाता, यानी यह किसी एस्ट्रॉयड से नहीं आया।
इन सभी सबूतों को मिलाकर वैज्ञानिकों का मानना है कि फोबोस शायद किसी विशाल टक्कर जायंट इंपैक्ट का नतीजा है। जब कोई बड़ा पिंड मंगल से टकराया तो उसकी सतह से बहुत सारा पदार्थ अंतरिक्ष में उछल गया। बाद में वही मलबा मंगल की कक्षा में घूमते घूमते इकट्ठा हुआ और फोबोस बन गया, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी का चांद बना माना जाता है। मंगल के चांदों की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक और बहुत दिलचस्प सिद्धांत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत समय पहले मंगल से एक विशाल टक्कर जायंट इंपैक्ट हुई थी। यह टक्कर किसी प्रोटोप्लैनेट से हुई होगी जिसका द्रव्यमान मंगल के द्रव्यमान का लगभग 1/3 था। इस टक्कर से मंगल के चारों ओर एक विशाल रिंग डिस्क बन गई, कुछ वैसा ही जैसे शनि सैटर्न के चारों ओर छल्ले हैं। इस रिंग के भीतरी हिस्से ने मिलकर एक बड़ा चांद बना लिया। बाद में उस बड़े चांद और रिंग के बाहरी हिस्से के बीच गुरुत्वाकर्षणीय खींचतान ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस हुई। इसी प्रक्रिया से मंगल के छोटे छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वह बड़ा चांद जो सबसे पहले बना था मंगल से टकराकर नष्ट हो गया, मगर फोबोस और डीमोस मंगल की कक्षा में जीवित रह गए और आज तक घूम रहे हैं। यह परिकल्पना इस बात से मेल खाती है कि दोनों चांदों की सतह बहुत बारीक दानों फाइन ग्रेन्ड मटेरियल से ढकी हुई है और उनकी भीतरी बनावट बहुत झरझरी हाई पोरोसिटी है। ये गुण ऐसे ही बन सकते हैं अगर वे किसी टक्कर से बने रिंग के हल्के फुल्के पदार्थ से बने हों। कंप्यूटर सिमुलेशन भी इस विचार का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि मंगल से टकराने वाला पिंड सेरेस, सीरीज या वेस्टा जितना बड़ा रहा होगा, अगर यह टक्कर इससे कहीं बड़े ग्रह से होती तो बहुत ज्यादा भारी डिस्क बनती और फिर फोबोस और डीमोस जैसे छोटे छोटे चांद बच ही नहीं पाते। यानी मंगल के चांद हमें यह कहानी सुनाते हैं कि वे एक खगोलीय दुर्घटना से जन्मे थे। एक टक्कर जिसने न सिर्फ मंगल की कक्षा को बदल दिया बल्कि 2 छोटे चांद भी पीछे छोड़ दिए जो आज उस प्राचीन आपदा की याद दिलाते हैं। सबसे ताजा शोधों में अमीर हुसैन बघेरी और उनकी टीम ने मंगल के चांदों की उत्पत्ति को लेकर एक नई परिकल्पना रखी। उन्होंने इनसाइट मिशन और अन्य अभियानों से मिले भूकंपीय, साइज्मिक और कक्षीय ऑर्बिटल आंकड़ों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार फोबोस और डीमोस की शुरुआत किसी एक साझा माता पिंड कॉमन पेरेंट बॉडी से हुई थी। लगभग 1 से 2.7 अरब साल पहले यह बड़ा चांद या पिंड किसी अन्य वस्तु से टकराया और बिखरकर छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, जिनसे फोबोस और डीमोस बने। लेकिन यहां भी विवाद है। हाल की एक और स्टडी कहती है कि यह संभव नहीं लगता कि दोनों चांद सीधे सीधे किसी एक ही बड़े चांद से टूटकर बने हों। एन बॉडी सिमुलेशंस के अनुसार अगर ऐसा हुआ होता तो फोबोस और डीमोस की आपसी टक्कर कुछ ही समय लगभग 104 साल में हो जाती, जिससे मंगल के चारों ओर एक मलबे की रिंग, डिब्रिज रिंग बन जाती। इसके अलावा एक और बेहद दिलचस्प सुझाव सामने आया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले मंगल से टकराने वाली वस्तु हमारे सौरमंडल के दूरस्थ क्षेत्रों, शनि या वरुण से भी परे से आई होगी। इसका द्रव्यमान मंगल का लगभग 3% रहा होगा और यह कम से कम 30% से 70% तक पानी की बर्फ, वाटर आइस से बनी रही होगी। इस टक्कर से मंगल के चारों ओर एक बर्फ और चट्टानों का विशाल डिस्क बन गया। इस डिस्क से न सिर्फ फोबोस और डीमोस बने, बल्कि इसने मंगल की सतह की चट्टानों को भी ठंडा किया और उनकी रासायनिक संरचना बदल दी। इसी प्रक्रिया से वहां ऐसे खनिज बने जिन्हें हम फिलोसिलिकेट्स कहते हैं। फोबोस और डीमोस की रासायनिक संरचना को लेकर वैज्ञानिकों ने पिछले कई दशकों से लगातार अध्ययन किया है। ये दोनों चांद मंगल ग्रह के बेहद रहस्यमय साथी माने जाते हैं क्योंकि इनकी सतह और आंतरिक संरचना साधारण ग्रहों या चंद्रमाओं जैसी नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्मल इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन से पता चलता है
कि इनकी सतह बेहद गहरी और काली है, यानी ये बहुत कम रोशनी को परावर्तित करते हैं। इसका मतलब है कि इन पर कार्बन युक्त यौगिकों की बहुतायत है, ठीक वैसे ही जैसे कार्बनसियस चॉन्ड्राइट क्षुद्र ग्रहों पर पाई जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनकी सतह पर सिलिकेट खनिज जैसे ओलिवाइन और पायरोक्सिन मौजूद हैं, जो मंगल और कई क्षुद्र ग्रहों पर भी पाए जाते हैं। साथ ही इनमें फिलोसिलिकेट्स नामक खनिज भी मिले हैं, जो पानी के संपर्क में बनते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो इनका पदार्थ मंगल से किसी विशाल टक्कर के बाद निकला और फिर चांद के रूप में पुनः जुड़ गया, या फिर ये ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो पहले से ही पानी और कार्बन से समृद्ध थे और बाद में मंगल की कक्षा में आकर फंस गए। चांदों का घनत्व सामान्य चट्टानों की तुलना में कम है। फोबोस का घनत्व लगभग 1.18 GgCm3 है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसके भीतर 25 से 35% तक खाली स्थान या वॉइड्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई ठोस पिंड नहीं, बल्कि एक रब्बल पाइल जैसा है, यानी चट्टानों, बर्फ और धूल का ढीला ढाला ढेर, जिसे गुरुत्वाकर्षण ने बांध रखा है। इसकी आंतरिक संरचना में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लौह, मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इनमें से हाइड्रोजन मुख्य रूप से पानी के अणुओं और हाइड्रेटेड खनिजों में बंधा हुआ है। यह संरचना यह भी दिखाती है कि मंगल के चांदों में जैविक अणुओं की संभावना हो सकती है, क्योंकि कार्बन और पानी से जुड़े हुए सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन पर पाए जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कार्बनसियस क्षुद्र ग्रहों पर मिलते हैं। फोबोस और डीमोस दोनों का स्पेक्ट्रा पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंडों से अलग है, यानी ये किसी साधारण क्षुद्र ग्रह की नकल मात्र नहीं है। इनकी सतह पर मौजूद फिलोसिलिकेट्स सीधे तौर पर मंगल की सतह से मेल खाते हैं, जबकि अनऑर्गेनिक यौगिक इन्हें सौरमंडल के बाहरी हिस्सों के क्षुद्र ग्रहों जैसा बनाते हैं। इस मिश्रण ने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। एक ओर इनके गहरे रंग और कार्बनसियस संरचना इन्हें पकड़कर लाए गए क्षुद्र ग्रह जैसा दर्शाती है, तो दूसरी ओर इनमें पाए गए मार्शियन खनिज इन्हें मंगल से उत्पन्न हुआ टुकड़ा सिद्ध करते हैं। मंगल के चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस को लेकर अंतरिक्ष अभियानों ने कई रोचक जानकारियां दी हैं, लेकिन अब तक बहुत कम मिशन सीधे तौर पर इन रहस्यमय उपग्रहों के अध्ययन के लिए समर्पित रहे हैं। ज्यादातर मंगल अभियानों ने केवल गुजरते समय इनकी तस्वीरें खींची या दूर से डाटा इकट्ठा किया, मगर खास तौर पर इनके लिए योजनाबद्ध उड़ानें या लैंडिंग प्रयास बहुत दुर्लभ रहे। सोवियत संघ ने 1988 में फोबोस प्रोग्राम के तहत 2 महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यान भेजे। इनका लक्ष्य था न सिर्फ फोबोस और डीमोस की नजदीकी उड़ान, बल्कि सतह पर जंपिंग लैंडर्स उतारना, जो वहां घूम फिरकर वैज्ञानिक माप कर सकते। लेकिन तकनीकी विफलताओं के कारण ये योजनाएं पूरी न हो सकीं। फिर भी फोबोस 2 ने फोबोस की सतह की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरें भेजीं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को इसकी सतह की संरचना और बनावट समझने में मदद की। इसके बाद रूस ने 2011 में फोबोस ग्रंट नामक एक और ऐतिहासिक मिशन तैयार किया। इसका लक्ष्य था पहली बार फोबोस की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने लाकर पृथ्वी पर लाना, लेकिन यह सपना शुरुआत में ही बिखर गया। प्रक्षेपण के दौरान रॉकेट की विफलता के कारण यह यान पृथ्वी की कक्षा में ही फंस गया और आगे मंगल की ओर यात्रा नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने इसे दोबारा सक्रिय करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंततः 15 जनवरी 2012 को यह यान नियंत्रण खोकर वायुमंडल में प्रवेश कर गया और प्रशांत महासागर में चिल्ली के पश्चिम में गिरकर नष्ट हो गया। यह घटना फोबोस और डीमोस की खोज में एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इन चंद्रमाओं की सतह से लाए गए नमूनों से उनके उद्गम और मंगल के इतिहास से जुड़ी गुत्थियां सुलझ सकेंगी। लेकिन असफलताओं के बावजूद इन मिशनों ने एक बात साफ कर दी: फोबोस और डीमोस इतने अनोखे और महत्वपूर्ण हैं कि इनके रहस्यों को जानने के लिए
भविष्य में और भी प्रयास किए जाएंगे। चलिए अब इस फोबोस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जिसे रूस ने लॉन्च किया था। फोबोस प्रोग्राम रूसी फोबोस सोवियत संघ का एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन था। इसमें 2 यान शामिल थे जिन्हें मंगल और उसके दोनों उपग्रह फोबोस और डीमोस का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। यह मिशन उस समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक योजनाओं में से एक माना गया। पहला यान फोबोस 1 7 जुलाई 1988 को प्रोटॉन के रॉकेट से छोड़ा गया। शुरू में यह सही दिशा में जा रहा था, लेकिन जमीन से भेजे गए एक गलत आदेश के कारण इसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया और यह मंगल तक नहीं पहुंच सका। इसके केवल 5 दिन बाद दूसरा यान फोबोस 2 12 जुलाई 1988 को प्रक्षेपित किया गया। यह सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा तक पहुंचा और इसने मंगल और फोबोस दोनों की शानदार तस्वीरें खींची। इस यान ने मंगल के वायुमंडल और सतह का अध्ययन किया और फोबोस की सतह की विस्तृत झलक दी। लेकिन जब यह फोबोस पर उतरने वाले मॉड्यूल को छोड़ने वाला था, तभी पृथ्वी से इसका संपर्क टूट गया और मिशन अधूरा रह गया। फोबोस 1 मंगल की यात्रा के दौरान ही एक गंभीर खराबी का शिकार हो गया और अपना मिशन पूरा नहीं कर पाया। दूसरी ओर फोबोस 2 सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा तक पहुंचा, लेकिन आखिरी चरण में यानी फोबोस पर उतरने वाले लैंडर्स को भेजने से पहले ही इसका संपर्क टूट गया। ये दोनों यान एक नए प्रकार के अंतरिक्ष यान डिजाइन पर आधारित थे। इससे पहले सोवियत संघ ने 4MV मॉडल का इस्तेमाल 1975 से 1985 तक के वीनस मिशनों में किया था। उसके बाद 5V के मॉडल का उपयोग वेगा 1 और वेगा 2 मिशनों में किया गया था, जो धूमकेतु हैली का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे। फोबोस मिशन वाले दोनों यानों का वजन लगभग 2600 किलोग्राम था और यदि उनके साथ लगाया गया कक्षा प्रवेश उपकरण भी गिने तो कुल द्रव्यमान 6220 किलोग्राम तक पहुंच जाता था। इस मिशन की खासियत यह थी कि इसमें केवल सोवियत संघ ही नहीं बल्कि 14 अन्य देशों ने भी सहयोग किया। इनमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। अमेरिका ने अपने नासा डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इन दोनों यानों की निगरानी और ट्रैकिंग में मदद की। इस तरह रूस का प्रोग्राम फेल हो गया। 1997 और 1998 के दौरान नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम में अलादीन मिशन को अंतिम चरण तक चुना गया था। इस योजना का उद्देश्य मंगल के दोनों चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस तक पहुंचना था। मिशन का विचार काफी अनोखा था। यान इन चंद्रमाओं की सतह पर कृत्रिम प्रोजेक्टाइल फेंकता और फिर धीमी गति से पास से गुजरते हुए सतह से उड़े हुए कणों और मलबे को इकट्ठा करता। इन नमूनों को 3 साल बाद पृथ्वी पर वापस लाने की योजना थी, लेकिन अंततः नासा ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया और इसकी जगह मैसेंजर मिशन को चुना, जिसे बुध ग्रह की ओर भेजा गया। इसी के बाद वर्ष 2007 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस EADS एस्ट्रियम ने फोबोस पर एक महत्वाकांक्षी मिशन का प्रस्ताव रखा। यह मिशन वर्ष 2016 में एक लैंडर और सैंपल रिटर्न सिस्टम के साथ भेजा जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से यह उड़ान कभी पूरी नहीं हो सकी। इसी समय कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी फोबोस के लिए एक विशेष मिशन पर विचार किया, जिसका नाम रखा गया प्राइम, यानी फोबोस रिकॉन्सेंस एंड इंटरनेशनल मार्स एक्सप्लोरेशन। इस योजना के अंतर्गत एक ऑर्बिटर और लैंडर भेजे जाने की संभावना पर काम किया गया था। वर्ष 2013 से नासा ने भी फोबोस सर्वेयर नामक एक मिशन की अवधारणा पर काम शुरू किया। इसमें एक ऑर्बिटर और एक छोटा रोवर शामिल करने की सोच थी, ताकि चंद्रमा की सतह का बारीकी से अध्ययन किया जा सके। इसी समय नासा का पैडमी मिशन भी डिजाइन किया गया था, जिसका मकसद मंगल के दोनों चंद्रमाओं के कई करीबी फ्लाईबाय करना था, लेकिन इसे भी आगे बढ़ाने की स्वीकृति नहीं मिली।
नासा ने इसके अलावा ओसिरिस रेक्स 2 नामक एक अवधारणात्मक मिशन का भी मूल्यांकन किया था, जिसमें फोबोस से नमूना वापस लाने की योजना थी। यही नहीं, डीमोस से नमूने लाने के लिए भी गुलिवर नामक एक प्रस्तावित मिशन की कल्पना की गई थी। इन सभी प्रयासों और प्रस्तावों से यह साफ दिखता है कि मंगल के चंद्रमा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए कितने आकर्षक और रहस्यमय हैं। हालांकि कई योजनाएं तकनीकी, वित्तीय या प्राथमिकता कारणों से आगे नहीं बढ़ सकीं, लेकिन आज भी फोबोस और डीमोस को समझने के लिए नए नए विचार लगातार सामने आते रहते हैं। इस तरह मंगल के ये 2 चांद बड़े बदकिस्मत हैं। यहां अब तक कोई यान न गया, शायद आगे जाए। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा वर्ष 2026 में एक बेहद महत्वाकांक्षी मिशन शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम है मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन यानी MIMAX मिशन। यह इतिहास में पहली बार होगा जब फोबोस से असली नमूने वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यान सबसे पहले मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर धीरे धीरे अपनी दिशा बदलते हुए फोबोस की ओर बढ़ेगा। योजना यह है कि यान फोबोस पर 1 या 2 बार लैंडिंग करेगा और वहां से सतह की मिट्टी यानी रेजोलिथ के छोटे छोटे कण इकट्ठा करेगा। इसके लिए एक बेहद सरल लेकिन प्रभावी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें दबाव की मदद से रेत जैसे कणों को एकत्र किया जाएगा। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि कम से कम 10 ग्राम नमूना पृथ्वी तक लाया जा सके। नमूने इकट्ठा करने के बाद अंतरिक्ष यान फोबोस की सतह से दोबारा उड़ान भरेगा। इसके बाद यह डीमोस यानी मंगल का दूसरा और छोटा चंद्रमा के कई करीबी फ्लाईबाय करेगा। इन अवलोकनों के बाद एक विशेष रिटर्न मॉड्यूल को पृथ्वी की ओर भेजा जाएगा, जो लगभग वर्ष 2029 के जुलाई महीने में हमारे ग्रह पर पहुंचेगा। आपको यह सपने जैसा लग रहा होगा, मंगल के 2 चांद नन्हे बच्चे जैसे। कब हम वहां जाकर वहां के कुछ सैंपल लाएंगे? शायद जापान हमारा यह सपना पूरा कर दे। मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन MIMAX मिशन एक रोबोटिक स्पेस प्रोब है, जिसे जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा वर्ष 2026 में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस से इतिहास के पहले वास्तविक नमूने लाना है। इस मिशन की आधिकारिक घोषणा 9 जून 2015 को की गई थी। MIMAX यान फोबोस पर 1 या 2 बार लैंडिंग करेगा और वहां से सतह की मिट्टी यानी रेजोलिथ के कण इकट्ठा करेगा। इसके साथ साथ यह मंगल के दूसरे छोटे चंद्रमा डीमोस के नजदीकी फ्लाईबाय ऑब्जर्वेशन भी करेगा और मंगल के वातावरण और जलवायु की निरंतर निगरानी भी रखेगा। यह मिशन हमें मंगल और उसके चंद्रमाओं की उत्पत्ति, संरचना और विकास को समझने का एक अनोखा अवसर देगा। मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन MIMAX मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य यह पता लगाना है कि मंगल के चंद्रमा फोबोस और डीमोस वास्तव में कैसे बने। वैज्ञानिक लंबे समय से इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या ये दोनों चंद्रमा किसी समय अंतरिक्ष से आए हुए क्षुद्र ग्रह हैं, जिन्हें मंगल ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कैद कर लिया, या फिर ये किसी बहुत बड़े खगोलीय टक्कर के परिणाम हैं, जब कोई विशाल पिंड मंगल से टकराया और उसके टुकड़े बिखर कर इन चंद्रमाओं में बदल गए। यह मिशन हमें इन दोनों संभावनाओं में से सच्चाई को समझने में मदद करेगा। जब फोबोस से वास्तविक नमूने धरती पर लाए जाएंगे, तो वैज्ञानिक उनकी रासायनिक और खनिज संरचना का विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। इससे यह स्पष्ट होगा कि ये चंद्रमा अंतरिक्ष के भटकते पत्थर हैं या मंगल के इतिहास का टूटा हुआ हिस्सा। जाक्सा और जापानी सरकार के अधिकारियों ने 19 फरवरी 2020 को इस परियोजना को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दी, ताकि मिशन का विकास शुरू हो सके। इस निर्णय को जाक्सा ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया था और यह घोषणा इस बात का प्रमाण थी कि जापान मंगल और उसके चंद्रमाओं के रहस्यों को सुलझाने के लिए अब पूरी तरह गंभीर हो चुका है।
मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन यानी MMX मिशन केवल जापान का ही सपना नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का अद्भुत उदाहरण है। इस मिशन में नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNIS भी शामिल हैं। ये संस्थाएं न सिर्फ तकनीकी मदद कर रही हैं, बल्कि अपने अपने वैज्ञानिक उपकरण भी इस मिशन के लिए दे रही हैं। नासा इस मिशन के लिए एक खास उपकरण भेज रहा है जिसे मेगाने कहा जाता है। इसका पूरा नाम है मार्स मून एक्सप्लोरेशन विद गामा रेज एंड न्यूट्रॉन्स। दिलचस्प बात यह है कि जापानी भाषा में मेगाने का मतलब चश्मा होता है। जैसे चश्मा आंखों को चीजें साफ देखने में मदद करता है, उसी तरह यह उपकरण फोबोस की सतह और उसके अंदरूनी हिस्से की गहराई से पड़ताल करेगा। फ्रांस की एजेंसी CNIS इस मिशन के लिए नियर IR स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण उपलब्ध करा रही है, जिसे निरस 4 मैक्रोमेगा कहा जाता है। यह यंत्र चंद्रमा की सतह पर मौजूद खनिजों और रसायनों का विश्लेषण करेगा। इसके अलावा CNIS मिशन की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक, यानी फोबोस के चारों ओर कक्षा में घूमने और वहां सुरक्षित उतरने की जटिल गणनाओं में भी अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहा है। फिलहाल इस मिशन के लिए सबसे अहम हिस्सों पर काम किया जा रहा है, जैसे सैंपलर सिस्टम जो फोबोस की सतह से मिट्टी और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करेगा। दिसंबर 2023 तक परीक्षण और विकास जारी थे और योजना यह है कि MMX मिशन 2026 में अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करेगा। इसके बाद यह मंगल और उसके चंद्रमाओं के चारों ओर कई साल तक घूमेगा और आखिरकार 5 साल बाद यानी 2031 में धरती पर वापस लौटेगा। सिर्फ फोबोस और डिमोस तक पहुंचने का सपना नहीं है, बल्कि यह वहां की सतह, धूल, खनिज और वातावरण को समझने का एक अत्याधुनिक प्रयास है। इस अंतरिक्ष यान में 7 वैज्ञानिक उपकरण होंगे और हर उपकरण अपने अपने तरीके से इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा कि आखिर मंगल के चंद्रमा कैसे बने और उनका भविष्य कैसा होगा। सबसे पहले है टेंगू। इसका पूरा नाम है टेलीस्कोपिक नैडर इमेजर फॉर जियोमॉर्फोलॉजी। यह एक संकीर्ण क्षेत्र वाला कैमरा है जिसे खास तौर पर सतह की बारीक तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किया गया है। टेंगू फोबोस की पत्थरीली जमीन, दरारों, गड्ढों और सतही संरचनाओं को इस तरह रिकॉर्ड करेगा जैसे कोई जासूस अपराध स्थल की हर सूक्ष्म निशानी दर्ज कर रहा हो। इसके बाद आता है ओरोची यानी ऑप्टिकल रेडियोमीटर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैटिक इमेजर्स। यह एक चौड़े क्षेत्र वाला विजिबल लाइट कैमरा है। अगर टेंगू सतह के जूम इन क्लोजअप दिखाएगा तो ओरोची उस पूरी सतह का व्यापक दृश्य प्रस्तुत करेगा। जैसे हमारी आंखें आसमान में फैले पूरे तारों को देख सकती हैं, उसी तरह ओरोची मंगल के चंद्रमाओं को एक बड़े कैनवस पर चित्रित करेगा। तीसरा उपकरण है लाइडार यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह एक लेजर बीम छोड़ेगा और फिर उसी प्रकाश की वापसी से यह पता लगाएगा कि सतह कितनी ऊंचाई पर है, गहराई कितनी है और वहां की अल्बीडो यानी सतह कितनी रोशनी परावर्तित करती है। सरल शब्दों में कहें तो यह उपकरण फोबोस और डिमोस का एक 3D नक्शा तैयार करेगा। चौथा यंत्र है MIRS इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण जो CNIS यानी फ्रेंच स्पेस एजेंसी के सहयोग से विकसित हुआ है, सतह पर मौजूद खनिजों और तत्वों का अध्ययन करेगा। इसकी मदद से वैज्ञानिक यह पता लगा पाएंगे कि चंद्रमा सिर्फ साधारण चट्टानों से बने हैं या उनके भीतर कोई ऐसी कहानी छुपी है जो हमें मंगल के अतीत से जोड़ती है। पांचवां उपकरण है मेगाने, जिसका नाम जापानी भाषा में चश्मा होता है। यह नासा द्वारा बनाया गया गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। जैसे कोई चश्मा हमारी धुंधली दृष्टि को साफ कर देता है, उसी तरह यह उपकरण फोबोस के भीतर छिपे तत्वों और उनकी रेडिएशन सिग्नेचर को साफ साफ दिखाएगा।
छठा उपकरण है CMDM, सर्कम मार्टियन डस्ट मॉनिटर। यह एक तरह का धूल गिनने वाला यंत्र है। मंगल और उसके चंद्रमाओं के आसपास धूल का बादल हमेशा मंडराता रहता है और यह उपकरण उस धूल के कणों की गिनती, आकार और व्यवहार का अध्ययन करेगा। और अंत में आता है MSA यानी मास स्पेक्ट्रम एनालाइजर। यह उपकरण मंगल के चारों ओर फैले आयन वातावरण का अध्ययन करेगा, यानी मंगल और उसके चंद्रमाओं पर किस तरह के विद्युत आवेश वाले कण मौजूद हैं और वे किस तरह ग्रह और उपग्रहों की सतह को प्रभावित करते हैं। इन 7 उपकरणों के जरिए MIMAX मिशन मंगल के चंद्रमाओं का एक पूरा वैज्ञानिक चित्र खींचने की कोशिश करेगा। तस्वीरें, नक्शे, खनिजों के रहस्य, धूल का संसार और आयन वातावरण, सब कुछ एक साथ सामने आएगा। और जब यह मिशन अपनी यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर लौटेगा तो यह न केवल मिट्टी और चट्टान के कण लेकर आएगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी लेकर आएगा। एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि मंगल और उसके चंद्रमाओं की असल कहानी क्या है। MIMAX मिशन की सबसे रोमांचक घोषणाओं में से एक है सुपर हाई विजन कैमरा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी JAXA, जापानी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन NHK के साथ मिलकर इसे विकसित कर रही है। यह एक ऐसा कैमरा होगा जो 4K और 8K कैमरा तकनीक को जोड़कर इतिहास रचेगा। सोचिए, यह पहली बार होगा जब मंगल और उसके चंद्रमा 8K रिजोल्यूशन में कैद किए जाएंगे। इतनी सजीव तस्वीरें जैसे दर्शक खुद वहां खड़े होकर फोबोस और डिमोस की सतह देख रहे हों। ये तस्वीरें लगातार पृथ्वी पर भेजी जाएंगी, साथ ही फ्लाइट डेटा भी। वैज्ञानिक इन्हें मिलाकर मंगल और उसके चंद्रमाओं के चारों ओर MIMAX की यात्रा को एक वर्चुअल रूप देंगे, जैसे हम रियल टाइम में उस सफर का हिस्सा हों। लेकिन यही कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि इस कैमरे का मूल इमेज डेटा एक खास रिकॉर्डिंग डिवाइस में सुरक्षित रखा जाएगा और यह डिवाइस मिशन की रिटर्न कैप्सूल के साथ वापस पृथ्वी पर आएगी, बिल्कुल उन नमूनों के साथ जिन्हें यह यान फोबोस से लेकर लौटेगा। यानी यह सिर्फ तस्वीरें नहीं होंगी, ये होंगी मंगल की चट्टानों और धूल के साथ लाई गई समय की झलकियां, जिन्हें भविष्य में फिर से खोला जा सकेगा। इसके अलावा मिशन में कुछ अतिरिक्त वैज्ञानिक उपकरणों का प्रस्ताव भी रखा गया है। इनमें शामिल हैं ग्रेडियोमीटर GGM, जो फोबोस और डिमोस के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सूक्ष्मतम भिन्नताओं को माप सकेगा। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, एक ऐसा उपकरण जो लेजर के जरिए सतह पर सूक्ष्म स्तर पर मौजूद तत्वों की पहचान करेगा। मिशन सर्वाइवल मॉड्यूल MSM, एक बैकअप प्रणाली जिसे इसीलिए डिजाइन किया गया है कि अगर मिशन के दौरान कोई आपात स्थिति पैदा हो जाए तो मिशन के महत्वपूर्ण डेटा को बचाया जा सके। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने एक अध्ययन के बाद यह तय किया कि MIMAX यान सिर्फ नमूने ही वापस नहीं लाएगा, बल्कि साथ में एक छोटा सा रोवर भी ले जाएगा। यह रोवर CNES, फ्रांस और DLR, जर्मनी ने मिलकर तैयार किया है। इसका नाम है IDEFIX। IDEFIX का नाम सुनते ही कॉमिक्स प्रेमियों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, क्योंकि यह नाम मशहूर फ्रेंच कॉमिक एस्टेरिक्स से लिया गया है। असल में ओबेलिक्स नामक किरदार के पालतू कुत्ते का नाम यही था, IDEFIX। जर्मन अनुवाद में भी यही नाम इस्तेमाल हुआ और दिलचस्प बात यह है कि एस्टेरिक्स कॉमिक्स फ्रांस के बाद जर्मनी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही। दुनिया भर में बिके 350 मिलियन कॉमिक्स में से लगभग 120 मिलियन कॉपीज जर्मन भाषा में थीं। अब जरा सोचिए, कॉमिक्स का यह काल्पनिक नाम अब वास्तविकता में अंतरिक्ष के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। IDEFIX रोवर का वजन 30 किलोग्राम से भी कम होगा। यह आकार में छोटा जरूर है, लेकिन इसके मिशन लक्ष्य बहुत बड़े हैं। इसमें लगे होंगे कैमरे जो फोबोस की सतह की नजदीकी तस्वीरें लेंगे, रेडियोमीटर जो सतह की ऊष्मा और ऊर्जा मापेगा, रामन स्पेक्ट्रोमीटर जो सतह पर मौजूद खनिजों और तत्वों की पहचान करेगा,
इस छोटे से रोवर का सबसे बड़ा काम होगा फोबोस की सतह को छूना और समझना। यह देखना कि इतनी कम गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड पर जब कोई मशीन दबाव डाले तो सतह कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या वहां पर गाड़ी के पहिए चल सकते हैं? क्या वहां रोवर वास्तव में चल पाएगा? अगर यह सफल हुआ तो यह साबित होगा कि भविष्य में इंसान या मशीनें फोबोस और अन्य छोटे खगोलीय पिंडों पर भी व्हील्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, आइडफिक्स सतह को 100 माइक्रोमीटर यानी एक बाल से भी पतली परत तक की सूक्ष्मता से माप सकेगा और उस पर चलकर डेटा इकट्ठा करेगा। मार्स मून एक्सप्लोरेशन मिशन यानी MMX का सबसे रोमांचक लक्ष्य है फोबोस की असली मिट्टी यानी रेगोलिथ को वापस पृथ्वी पर लाना। इसके लिए इस यान में एक बेहद उन्नत सैंपलिंग सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम के पास मिट्टी इकट्ठा करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। एक CSMP कोरिंग सैंपलर, PSMP न्यूमैटिक सैंपलर, कोरिंग सैंपलर CSMP। यह तकनीक फोबोस की सतह के नीचे से नमूना लाने के लिए बनाई गई है। यह सतह से 2 सेंटीमीटर गहराई तक जाकर मिट्टी निकाल सकती है। यान का रोबोटिक आर्म इस सैंपलर को जमीन की तरफ दागेगा और तुरंत गहराई में घुसकर मिट्टी निकालेगा। CSMP की खासियत यह है कि यह बेहद तेज है। यह कुछ ही पलों में 10 ग्राम से ज्यादा रेगोलिथ इकट्ठा कर लेगा। इसमें एक खास शेप मेमोरी अलॉय SCSMA का इस्तेमाल हुआ है जो गर्मी पाकर अपने आप एक्टिवेट होकर मिट्टी को बाहर धकेल देता है। यह तकनीक इतनी एडवांस है कि बेहद कम समय में सतह के नीचे की झलक पृथ्वी पर भेज सकती है। पिनोमैटिक सैंपलर PSMP दूसरी तकनीक है सतह से सीधे मिट्टी इकट्ठा करना। यह सिस्टम यान के लैंडिंग लेग के पास लगाया गया है। जब यान फोबोस पर बैठेगा तो यह एक छोटा एयर गन फायर करेगा। यह हवा का दबाव बनाकर मिट्टी के कणों को ऊपर उछालेगा और करीब 10 ग्राम मिट्टी को एक कंटेनर में भर लेगा। दोनों सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है गति। पूरा सैंपलिंग ऑन ऑपरेशन सिर्फ 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। सोचिए, इतने कम समय में यान सतह पर उतरेगा, दोनों सैंपलर से मिट्टी इकट्ठा करेगा और फिर रोबोटिक आर्म उन कैनिस्टर्स को सैंपल रिटर्न कैप्सूल में सुरक्षित रख देगा। इसके बाद मिशन खत्म नहीं होगा। यान फोबोस से उठेगा और कुछ समय डीमोस, मंगल का छोटा चांद, के पास भी उड़ानें भरेगा। आखिरकार वह बहुमूल्य नमूने लेकर पृथ्वी की ओर लौटेगा। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो साल 2031 में मानवता को पहली बार किसी मार्टियन मून की असली मिट्टी हाथ लगेगी। यह मिट्टी हमें यह राज बताएगी, क्या फोबोस और डीमोस कभी किसी बड़े टकराव से बने या वे अरबों साल पहले मंगल की गुरुत्वाकर्षण में फंसे हुए भटके हुए क्षुद्र ग्रह हैं। जवाब छुपा है फोबोस की उस धूल में, और जल्द ही यह धूल पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में होगी। मार्टियन मून यानी मंगल के दोनों छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्यमयी खजाने की तरह है। इनकी अहमियत केवल इस बात में नहीं है कि ये मंगल के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है कि ये हमें पूरे सौर मंडल की कहानी और उसके विकास की गहराई से झलक दिखाते हैं। आज भी यह सवाल अनसुलझा है कि ये दोनों चंद्रमा वास्तव में कहां से आए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कभी मंगल से ही अलग होकर बने थे, शायद किसी बड़े टकराव के बाद, जबकि कुछ का मानना है कि ये वास्तव में क्षुद्र ग्रह हैं जिन्हें मंगल ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कैद कर लिया। अगर यह रहस्य सुलझ जाता है तो हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रहों और उनके उपग्रहों के बनने की प्रक्रिया कैसी रही और सौर मंडल की शुरुआती अवस्थाओं में टकराव और कैप्चर जैसी घटनाएं कितनी सामान्य थीं। इनकी महत्ता इसीलिए भी है क्योंकि इनकी तुलना हम पृथ्वी के चंद्रमा से कर सकते हैं। हमारी धरती के पास एक ही विशाल चंद्रमा है जो न केवल ज्वार भाटा बल्कि पृथ्वी के झुकाव और मौसम की स्थिरता को भी प्रभावित करता है। इसके उलट मंगल के पास 2 छोटे और अजीब आकार वाले चंद्रमा हैं। अगर इनके बनने का रहस्य सुलझे तो यह भी स्पष्ट हो सकता है कि ग्रहों के लिए उपग्रह क्यों
और कैसे जरूरी होते हैं, और वे उनके जलवायु, घूर्णन और अक्ष पर कितना प्रभाव डालते हैं। मंगल पर आज जो परिस्थितियां हैं उनमें इन चंद्रमाओं का योगदान कितना है, यह जानना भविष्य की वैज्ञानिक खोजों को दिशा देगा। भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिहाज से भी फोबोस और डीमोस अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इंसान कभी मंगल पर बस्ती बसाने का सपना पूरा करता है तो सबसे पहले ठिकाना शायद मंगल की सतह पर नहीं बल्कि उसके चंद्रमाओं पर बनाया जाएगा। इसका कारण यह है कि इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बेहद कम है, जिस वजह से यहां उतरना और यहां से उड़ान भरना मंगल की सतह की तुलना में कहीं आसान होगा। इन चंद्रमाओं को एक तरह से स्पेस बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर वैज्ञानिक उपकरण रखे जा सकते हैं, अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और मंगल मिशनों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इनकी सतह पर पानी या बर्फ मिली तो यह भविष्य के लिए सबसे बड़ा संसाधन साबित होगा, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन और रॉकेट का ईंधन दोनों बनाए जा सकते हैं। फोबोस और डीमोस की सतह पर अरबों वर्षों से धूल और पत्थर जमा हो रहे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक टाइम कैप्सूल की तरह देखते हैं। इन पर गिरते उल्कापिंड, सौर विकिरण और मंगल से उड़कर आए कण मिलकर एक ऐसी परत बना चुके हैं जिसमें मंगल और सौरमंडल के इतिहास के अनगिनत रहस्य छिपे हो सकते हैं। अगर इनमें से नमूने पृथ्वी पर लाए जाए तो वे हमें यह दिखा सकते हैं कि मंगल की सतह पर अतीत में क्या हुआ था, वहां पानी कब तक मौजूद रहा और जीवन के बीज कभी वहां तक पहुंचे थे या नहीं। और सबसे बड़ा महत्व इन चंद्रमाओं का यह है कि ये मानवता के लिए एक नए युग का दरवाजा खोल सकते हैं। मंगल पर सीधे इंसानी मिशन भेजने से पहले अगर हम फोबोस और डीमोस तक पहुंचते हैं और वहां से नमूने लाकर धरती पर सुरक्षित ले आते हैं तो यह हमें अंतरिक्ष अभियानों की अगली कड़ी के लिए तैयार करेगा। यह हमें यह भी सिखाएगा कि सैकड़ों करोड़ किलोमीटर दूर जाकर किसी खगोलीय पिंड की सतह से सामग्री कैसे उठानी है, उसे कैसे संरक्षित करना है और कैसे उसे धरती तक पहुंचाना है। इस तरह फोबोस और डीमोस को समझना केवल मंगल की कहानी जानने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसान को पूरे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की एक नई चाबी देने जैसा है।